दोस्तों नमस्कार। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इतनी बार नहीं लिया होगा जितनी बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले चुके हैं और लगातार ले रहे हैं। 2 दिन पहले वह एयरफोर्स वन में सवार थे, तब भी उनके निशाने पर भारत था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और कल जब वो कैनेडी सेंटर में मौजूद थे, जहां पर हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी बात हथियारों की थी, अमेरिकी विमानों या कहें अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को लेकर थी, और बात टैरिफ को लेकर हो रही थी। लेकिन एक झटके में बात निकलकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आकर टिक गई। वजह क्या है? बार बार भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेना या फिर भारत को निशाने पर लेना। क्या कोई बहुत बड़ी डील ट्रंप चाहते हैं? और जिस रास्ते वो डील चाहते हैं, वो रास्ता भारत या कहें प्रधानमंत्री मोदी बनाने को तैयार नहीं है? और अगर वो रास्ता अमेरिका के लिए बन नहीं रहा है, तो क्या जानबूझकर भारत और मोदी का नाम जोड़ते हुए वह उस परिस्थिति को खड़ा करना चाहते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज दुनिया के तमाम देशों में चला जाए कि अमेरिका भारत के साथ नहीं खड़ा है? क्योंकि इस दौर में भारत जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड भी कर रहा है और जो फ्री ट्रेड की दिशा में समझौते करने की स्थिति में आ रहा है, अगर उन देशों के साथ भी भारत के व्यापारिक रिश्तों को देखें तो भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है, भारत का इंपोर्ट बढ़ा है, यानी फ्री ट्रेड के बावजूद भी। और इस परिस्थिति में भारत अपनी करेंसी को बचाने के लिए लगातार डॉलर बेच रहा है। आज और कल आरबीआई का इंटरवेंशन निकल कर आया, जिसमें किसी तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के नीचे आ जाए। और बीते 1 बरस में सबसे ज्यादा डॉलर आरबीआई ने करेंसी को मेंटेन करने के लिए रखा है। इस दौर में अमेरिकी कंपनियों का निवेश भारत में बहुत कम हो चुका है, शेयर बाजार तक हिचकोले खा रहा है। और शेयर बाजार जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा है, उसमें खास तौर पर ऑयल कंपनियों को लेकर, ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर और बैंकों को लेकर बहुत सारे सवाल शेयर बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक संबंधों में भी गूंज रहे हैं। आखिर वजह है क्या? कौन सी बड़ी डील अमेरिका चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खेमे में नहीं जाए। अमेरिका चाहता है ब्रिक्स खत्म हो जाए। अमेरिका चाहता है रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से हथियार खरीदे जाए। अमेरिका चाहता है हाल में भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुल जाए। अमेरिका चाहता है भारत के डेयरी प्रोजेक्ट्स जो भारत में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी डेयरी प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ जाए। अमेरिका चाहता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच उसकी अपनी सामरिक मौजूदगी भी भारत की जमीन पर रहे। अमेरिका चाहता है इस दौर में भारत के भीतर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, उसमें अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ती चली जाए। अमेरिका चाहता है कि जिस लिहाज से भारत का बाजार है, उस बाजार पर उसका अपना सामान सबसे ज्यादा होना चाहिए। अमेरिका क्या क्या चाहता है और किन किन बातों को इस दौर में भारत ने रोका हुआ है अपने आर्थिक जरूरत और मजबूरियों को लेकर, यह इस बात से भी बात सामने निकल कर आती है कि दरअसल अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह भी है, अमेरिका जिन बातों को लेकर धमकी दे रहा है, भारत उन बातों को मान रहा है। रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया, जबकि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा। तुर्की खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा, भारत पर ही क्यों लगा? और महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में जो सोच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हो चली है, उसमें बड़ा सवाल यह भी है कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी उनके लिए खतरा भी है, क्योंकि भारत एक मजबूत ताकतवर देश के तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर खड़ा होता है, तो फिर उसकी इकोनॉमी को डिगा पाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहता है इस दौर में भारत की इकोनॉमी को अंदर से बहुत ज्यादा चोट अमेरिका ने अपने टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों के जरिए जो समझौते हुए उसके जरिए पहुंचाई भी है।
अमेरिका एक ताकतवर देश है, आर्थिक तौर पर संपन्न देश है। दुनिया में वो जिस लिहाज से पेश आ रहा है, उसमें जाहिर तौर पर चुनौती देने के लिए रशिया और चाइना खड़े हैं। कोई तीसरा देश आपको नजर आएगा तो भारत के साथ अभी तक डील ना होना और भारत पर टैरिफ लगातार थोपते चले जाना, इन दो परिस्थितियों के बीच तीसरे देश के तौर पर भारत ही है। ईरान को लेकर क्या हो रहा है, ब्राजील को लेकर किस दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है, सारी चीजें हर किसी के सामने है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो टकरा रहे हैं उनके साथ समझौता है सिवाय भारत को लेकर। तो फिर यह सबसे बड़ी डील कौन सी है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जिक्र किया कल जब वो कैनेडी सेंटर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कार्यक्रम में थे, तो अमेरिकी लड़ाकू विमान और टैरिफ पर बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि F-35 को पाने में काफी समय लगता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर भारत मेरे पास आया और बोला कि सर, हम इसका 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब हम इसे बदल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने 68 यानी 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और पूछा कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा कि हां, क्योंकि मेरे उनके संबंध अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि उनको जितना टैरिफ देना पड़ रहा है उसकी वजह से वे मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने बहुत हद तक रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। हम टैरिफ की वजह से बहुत अमीर हो रहे हैं। इससे पहले इसी तर्ज पर रविवार को एयरफोर्स वन में सफर करते वक्त भी भारत को निशाने पर लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर लिया गया। उस दौर में कहा गया, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि दरअसल इस दौर में डॉलर, तेल, टैरिफ और मार्केट, इसको लेकर ट्रंप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर खुले तौर पर एक इंडिकेशन उनके अपने मंत्री ने एयरफोर्स वन में सफर करते वक्त, जो अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम है, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि अब आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर जरूर कार्रवाई होगी। यानी टैरिफ एक पॉलिसीगत तरीके से काम करेगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी अदालत में भी 2 दिन के बाद यानी फ्राइडे के दिन टैरिफ को लेकर वहां पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले एक हकीकत को समझिए कि भारत ने लगातार रूस के साथ तेल खरीदना बहुत कम कर दिया और जनवरी का महीना जो शुरू हुआ, इसमें माना जा रहा है कि 1 मिलियन बैरल से भी पर डे वो कम हो जाएगा, जो एक वक्त कभी 6 मिलियन बैरल पर डे के इतिहास से भारत खरीदा करता था तेल रूस से, वो कमते कमते 1 मिलियन बैरल पर डे से भी नीचे आ जाएगा। चीन ऐसा नहीं कर रहा है, तुर्की ऐसा नहीं कर रहा है, रशिया के साथ कुछ समझौते अमेरिका के भी हैं, उसमें भी कोई असर नहीं पड़ा है। फिर भारत ही क्यों? और भारत ही क्यों का मतलब यह है कि भारत के भीतर प्राइवेट कंपनी रिलायंस को तो बकायदा एक पर्चा निकालना पड़ गया और कहना पड़ गया कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी वो गलत है, हमने कुछ भी तेल नहीं लिया है और जनवरी के महीने से शून्य, यानी कुछ भी नहीं। भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपने आंकड़े बतलाए कि हम बहुत कम ले रहे हैं। क्या भारत की इकोनॉमी डगमगा रही है? क्या भारत के भीतर आर्थिक परिस्थितियां डगमग है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में इस बात को भी समझना होगा कि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर अब शेयर मार्केट तक में दिखाई दे रहा है। HDFC 2 दिन से लगातार नीचे, 1.4% के लगभग वो नीचे आ गया उसके शेयर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 0.6%, जिसमें कहें तो मारुति सुजुकी 2.8% नीचे आया। टाटा मोटर्स जो पैसेंजर व्हीकल है वह भी 1.6% नीचे आया और 16 में से 11 सेक्टर पर सीधे असर पड़ा है। बात यही नहीं रुकती है, बात इसके आगे जाती है, क्योंकि भारत इस दौर में दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो फ्री ट्रेड की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें यह माना गया कि अमेरिका से भरपाई वहां से हो जाएगी। लेकिन नई रिपोर्ट जो नीति आयोग की ही आई और उसने बताया कि दरअसल फर्स्ट क्वार्टर में, जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर है, उसमें हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है, लगभग 9% नीचे आ गया है और इंपोर्ट जो है वो 10% ऊपर चला गया है। यानी एक तरफ $38.7 बिलियन एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गया और दूसरी तरफ इंपोर्ट $65.3 बिलियन बढ़ गया।
तो व्यापार घाटा भारत का बढ़ चुका है। ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ यानी यूके के साथ भारत के फ्री ट्रेड हो चले हैं। लाइन में यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका खुद फ्री ट्रेड की दिशा में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, कनाडा है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है। इन तमाम चीजों में ब्राजील भी है, इजराइल भी है, जिनको एफटीए के दायरे में लेकर आना है। लेकिन हो क्या रहा है? अगर अमेरिका के संदर्भ में और इस एफटीए के संदर्भ में जिक्र करें तो एशियान कंट्रीज के साथ 16.1% का एक्सपोर्ट कम हुआ है भारत, यानी भारत बाहर माल नहीं बेच पा रहा है। मलेशिया के साथ 39.7% एक्सपोर्ट भारत कम हो गया है। सिंगापुर के साथ 13.2% एक्सपोर्ट कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ 10.9% कम हो गया। यूएई के साथ लगभग 2.1% कम हो गया। बढ़ा भी है। साउथ कोरिया के साथ बढ़ा है 15%, जापान के साथ बढ़ा है लगभग 2.8%, थाईलैंड के साथ बढ़ा है 2.9%, भूटान के साथ बढ़ा है 10%। लेकिन बात वहीं पर आकर खड़ी हो गई कि व्यापार घाटा भारत का बढ़ गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, डॉलर के मुकाबले करेंसी और कम होगी। पिछले साल जितने लाख करोड़ रुपए के डॉलर बाजार में बेचे गए आरबीआई के जरिए, आज की तारीख में और आज भी किसी तरीके से 90 रुपए से नीचे आ जाए, डॉलर के मुकाबले रुपया 90 से नीचे आ जाए, इसके लिए भी आज भी पहल की गई। आरबीआई लगातार 2 दिन से इंटरवेंशन कर रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यह इंडिकेट किया गया था कि हम टैरिफ ला सकते हैं। यानी अमेरिका टैरिफ के जरिए जो $60 बिलियन का लाभ बतला रहा है, उसमें भारत का भी कोई योगदान होगा। और $60 बिलियन का मतलब यह होता है कि तकरीबन 53 लाख करोड़, 53,94,000 करोड़, यह लाभ अमेरिका को चाहिए जो वो नए टैरिफ बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है। और इसमें भारत पे सीधा असर शुरुआती दौर में ही तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का पड़ सकता है। और इसका असर अगर एक्सपोर्ट की कंपनियों के साथ मुश्किल हालात है और भारत लगातार इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट के जरिए जो भारत के ऊपर बोझ पड़ रहा है, अगर उसको परखें तो यूएई के साथ 28% और ज्यादा उस पर भारत आश्रित हो गया। यानी 28.7% जो यूएई से माल भारत आता था वो बढ़ गया। चीन के साथ इसी दौर में 16.3% माल और बढ़ चुका है, भारत आने लगा है। अमेरिका का माल भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है, 16.9%, वहां से भी माल ज्यादा आ रहा है। सिंगापुर से 14% माल ज्यादा आ रहा है। यह मैसेज बहुत साफ है कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जो कंपनियां थी, और खासतौर से जो टेक्सटाइल की कंपनी थी, जो ज्वेलर्स की कंपनी थी, जो लेदर की कंपनी थी, और इस लिहाज से देखिए तो भारत के भीतर इसका सीधा असर सिर्फ एक्सपोर्ट का कहने से इकोनॉमी का मसला नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में रोजगार, जो एक हब सेंटर होता है कि दुनिया के भीतर से जहां जहां से ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर्स को लेकर भारत आगे पहल करे। लेकिन अब उस पर सीधा असर पड़ने लगा है, और यह असर लगभग 80 लाख कामगारों पर अलग अलग देश के हिस्सों में इस 2026 में ऑर्डर नहीं आया है तो पड़ने लगा है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका का दबाव कैसे काम कर रहा है, यह भी हर कोई देख रहा है। आप कह सकते हैं इस दौर में वेनेजुएला की जो घटना हुई उसको लेकर समूची दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, और ऐसे में भारत ने भी बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की। तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी प्रतिक्रिया देते हैं, चिंता भी व्यक्त करते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक प्रतिक्रिया के बावजूद भी कहीं कोई अमेरिका का नाम नहीं ले रहा है। यानी अमेरिका और ट्रंप शब्द भारत के विदेश मंत्रालय, भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो आर्थिक पक्ष यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के जरिए हो, कहीं नहीं नाम लिया जा रहा है। क्योंकि इस दौर में क्या भारत की इकोनॉमी पर बड़ा दबाव है? क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़े हुई टैरिफ परिस्थितियों के बीच भारत का फार्मा सेक्टर तक 1.9% कम हो गया जो एक्सपोर्ट हो रहा था। जेम्स एंड ज्वेलरी में 46.6% कम हो गया। ऑयल प्रोडक्ट्स में लगभग 16.7% कम हो गया है। जो टेक्सटाइल या कहें अप्रैल और क्लॉथिंग होती है उसमें 3.3% की कमी आई है। कारपेट में लगभग 14.3% की कमी आई है। फिशरीज में 8.3% की कमी आई है।
ये मैसेजेस बहुत खुले तौर पर भारत की उस इकोनॉमी को भी बता रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी लड़ाई के साथ बड़ी छोटी लड़ाई भी भारत को लड़नी है। भारत एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर भी पहचान पाता है क्योंकि भारत में 60% आबादी एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। लेकिन उस एग्रीकल्चर में अगर आप यूरिया इंपोर्ट देखें तो उसमें लगभग 120% का इजाफा हो गया है जो हम बाहर से मंगाते हैं। यानी अप्रैल से नवंबर तक इस 8 महीनों में अगर आप पिछले बरस देखें 2024-25 में तो 3.26 मीट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने बाहर से मंगाया था। लेकिन इस बरस इसी अप्रैल से नवंबर तक के बीच में 7.17 मीट्रिक टन यानी डबल से ज्यादा आ रहा है और घरेलू उत्पादन जो है वो नीचे जा रहा है। वो 3.7% नीचे चला गया भारत के भीतर यूरिया का प्रोडक्शन। सवाल इन सब के बीच और बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी एनर्जी के मद्देनजर जो कच्चा तेल दुनिया के बाजार से खरीदता था उसमें कोई हैरत में मत आइए, 2013 से 2019 तक भारत वेनेजुएला से भी तेल लेता था। 2020 में सैंक्शंस लगाए गए वेनेजुएला पर, भारत को दरवाजा बंद करना पड़ा। ईरान से ले रहा था, ईरान और इजराइल का वार शुरू होता है, रास्ता बंद होता है। यूक्रेन युद्ध के बाद एक ऐसी परिस्थिति आई कि भारत को रूस से सबसे ज्यादा तेल सबसे सस्ते में तेल मिल रहा था और उस तेल को रिफाइन करने के बाद यूरोपीय मार्केट में भी भारत बेच रहा था, यानी डॉलर आ रहे थे। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया पर सैंक्शंस की प्रक्रिया में रोक लगा दी गई और अमेरिका ने खुले तौर पर यह कहने से हिचके नहीं कि आप नहीं लेंगे तेल वहां से, अन्यथा आप पर और टैरिफ लगाई जाएगी। और इस टैरिफ के चक्कर में उन्होंने नया जो टैरिफ बढ़ाने के इंडिकेशंस दिए, वह 2 दिन पहले जिस एयरफोर्स विमान पे सवार थे और उसमें अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया है। मैं लगभग 1 महीने पहले भारतीय राजदूत जो वहां पर विनय क्वात्रा हैं उनके घर पर था और वो सिर्फ ये बात करना चाहते थे कि कैसे वे अब रूस से बहुत कम तेल खरीद रहे हैं और मैं राष्ट्रपति से कहूं कि टैरिफ में राहत दे दें भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे और पुतिन की वार मशीन को चलने देंगे तो हम राष्ट्रपति को यह क्षमता मुहैया कराएंगे कि वह टैरिफ के जरिए कठिन विकल्प चुने। और मेरा बिल्कुल यह मानना, ये मेरा का मतलब लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं जो सीनेटर हैं, सबसे करीबी अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं, उनका कहना है, मेरा यह मानना है कि ट्रंप भारत के साथ जो किया इसी की वजह से भारत अब रूस से बहुत हद तक कम रूसी तेल खरीद रहा है। और उस सब के बीच टोकते हुए खुद ट्रंप ने कहा वे खुश करना चाहते थे। मूल रूप से मोदी बहुत अच्छी इंसान है, उन्हें पता है मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया में लाते लाते वो कह रहे हैं कि आपस में व्यापार करते हैं और भारत ने अगर नहीं माना तो हम बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह मैसेज दरअसल उस इकोनॉमी के मद्देनजर है जिस इकोनॉमी में भारत इस वक्त अपने कॉरपोरेट और अपने बिजनेस और अपने एक्सपोर्ट और अपने डॉलर उसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी को बीते 10 से 11 वर्षों में ले जा चुका है। यहां तक कि एग्रीकल्चर जो मजबूती 2014 से पहले थी वह भी इस दौर में कमजोर हुई है। उसको भी कॉरपोरेट के हवाले किया गया, उसी कॉरपोरेट के हवाले जिस कॉरपोरेट पर वो निशाना साध रहा, यानी निगाहें बहुत साफ है कि निशाना कहां पर साधना है। और शायद इसीलिए अब ध्यान दीजिए तो अडानीज को समझते बूझते हुए खड़ा किया गया भारत के भीतर। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ना खड़ा किया होता तो उनकी अपनी पॉलिटिकल फंडिंग पूरी डगमगा चुकी होती, क्योंकि कमोवेश अंबानीज हर जगह हैं। इसीलिए अंबानीज अकेले कतर मिलने गए थे और अकेले ही वो गए थे जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण था। वहां पर कॉरपोरेट्स की बैठक में वह जनवरी के महीने में, पिछले साल जनवरी के महीने में नजर आए थे, बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते हुए। तो अंबानीज ने इस दौर में एक झटके में कहा हम तेल नहीं लेंगे, अमेरिका ने कह दिया। लेकिन इस दौर में अडानीज को लेकर केस तक अमेरिका में फाइल खुल गई। यह वो परिस्थिति है जो चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में एक चेतावनी अमेरिका को लेकर या ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत के भीतर भी है। सवाल है कि मौजूदा वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने तौर पर टैरिफ का क्षेत्र हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो, उन्होंने इस दौर में कोई संवाद अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं बनाया है। दुनिया के तमाम
राष्ट्राध्यक्षों ने बनाया, भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। यहां तक कि कनाडा में G20 की जब बैठक, G7 की बैठक में जब शामिल होने वो गए थे, उस वक्त उनको इनवाइट जो डिनर पर किया गया था और वहां पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की मौजूदगी जो थी, भारत ने इनकार कर दिया था। कई मौके आए उसके बाद, और ध्यान दीजिए उस पूरी प्रक्रिया में हर उस जगह पर दोनों नेताओं की मौजूदगी नहीं हुई, चाहे वो G20 की बैठक ही क्यों ना हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत की मौजूदगी ब्रिक्स की बैठक में हुई, प्रधानमंत्री की मौजूदगी SCO की बैठक में हुई। इसको लेकर अब अमेरिका क्या उस बड़ी डील की दिशा में बढ़ना चाहता है कि आपको उसी तर्ज पर हमारे साथ खड़े होना होगा जैसे एक वक्त नाटो कंट्रीज थी क्या, और उसी लिहाज से आप इकोनॉमिक में हमारे साथ खड़े हों और एशिया में हम आपके पहरेदार के तौर पर मजबूत रहेंगे, मौजूदगी हमारी रहेगी, क्या यह बात है? विदेश मंत्री इस बातों को लेकर और तमाम बातों को लेकर कहते हैं कि समझना होगा हम मजबूत तो हुए हैं, अब हमारी इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में से है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होगा, चाहे वो वेनेजुएला की घटना हो या किसी दूसरी घटना के मद्देनजर देखिए। लेकिन उनकी जुबान पर भी अमेरिका या ट्रंप शब्द नहीं आता है। तो क्या वाकई कहा जा सकता है कि देश का मूड इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, इसीलिए सरकार ट्रंप से दो दो हाथ करने को भी तैयार है, या फिर उनकी डील को लेकर अपनी आर्थिक नीतियों के अनुकूल लकीर खींचने की दिशा में ही बढ़ना चाहती है? या फिर इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका भारत पर अलग अलग रास्तों से दबाव बना रहा है? या फिर इसके ठीक उलट दुनिया के तमाम देश अब अमेरिका से हटकर भारत और चीन में भी नया रास्ता बनाने की दिशा खोज रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत की अपने इकोनॉमिक ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के ऊपर दुनिया के दूसरे देशों की नजर, इसको इस रूप में भी समझना चाहिए कि खुद दुनिया के दूसरे देशों का मतलब बहुत साफ है। जर्मनी के चांसलर पहली बार फ्रेडरिक मर्च एशिया आ रहे हैं। वो 11 जनवरी को भारत पहुंचेंगे, 2 दिन यहां पर रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराची 15 से 16 जनवरी 2 दिन वो यहां रहेंगे। उस मौके पर यहां रहेंगे जब ईरान और अमेरिका के बीच सीधी लड़ाई लगभग मौखिक तौर पर शुरू हो चुकी है और ईरान के भीतर आंदोलन बड़ा हो चला है। इन सब के बीच 26 जनवरी को इस बार यूरोपीय यूनियन के हेड, एक लिहाज से कहें यूरोपीय यूनियन की जो कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों की मौजूदगी होगी, वो हमारे गेस्ट होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन फरवरी के मध्य में आएंगे भारत के भीतर, 13, 14, 15 के लगभग वो भारत पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेताओं की मौजूदगी भारत के भीतर अमेरिका को चेताती भी है और अमेरिका को बतलाती भी है भारत का महत्व क्या है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के भीतर की परिस्थितियों में अगर आप इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को बैंकों के जरिए ही परखें, तो यह भी समझना होगा इस दौर में बड़े बड़े बैंक जो हैं, उनकी जो डिपॉजिट है उसके अगर ईयर टू ईयर आप देखें तो उस डिपॉजिट में कमी आई है और लोन उन्होंने ज्यादा दे दिया है। पंजाब नेशनल बैंक 11% लोन, लेकिन डिपॉजिट 8.5%। इंडियन बैंक 14.5% लोन, डिपॉजिट 12.5%। यह ईयर टू ईयर ग्रोथ का हिस्सा है जो बता रहा है कि इस दौर में डिपॉजिट कम, लोन ज्यादा। बैंक ऑफ बड़ौदा 14.6% लोन और डिपॉजिट 10.3%। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 19.6% लोन और डिपॉजिट 13.2%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 19.6% लोन, डिपॉजिट 15.3%। यह एक मैसेज है कि, और उसमें हमें लगता है धन लक्ष्मी बैंक का जिक्र करना चाहिए, 23.9% लोन, 18.4% डिपॉजिट। HDFC को भी देखिए 12% लोन है, 11.5% डिपॉजिट है। ये मैसेजेस बहुत साफ हैं कि इस दौर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें सवाल यह नहीं है कि भारत और अमेरिका, भारत और चीन, भारत और रशिया, सवाल यह भी है कि चाइना और पाकिस्तान, इस दौर में दोनों के बीच ट्रेड और सिक्योरिटी समझौते हुए हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, IT, साइबर सिक्योरिटी, तमाम चीजों को लेकर, और उसमें एक शब्द जोड़ा गया रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, इसको लेकर भी समझौते हुए। ये सारे मैसेज इस दौर में
उस जियोपॉलिटिकल टेंशन से आगे निकलकर भारत को उस केंद्र में लाकर खड़ा कर चुके हैं जहां पर सवाल सिर्फ एक बड़ा है। ट्रंप भारत के साथ जिस समझौते को करना चाहते हैं वो समझौता भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ को हिला देगा, हो सकता है तोड़ भी दे, और आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी उधर। और अगर वो नहीं करते हैं तो उससे पहले पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब जिस लिहाज से किया जा रहा है वो भारत के उस कॉरपोरेट और बिजनेस सेक्टर को हिलाकर रख देगा, कहीं तो रीढ़ तोड़ सकता है। ये सारी परिस्थितियां खुले तौर पर यह इंडिकेट कर संकट यकीनी तौर पर बड़ा है। सवाल सिर्फ यही है ट्रंप और कितनी बार भारत और मोदी का नाम लेंगे। और दूसरा सवाल यह भी है इस दौर में भारत जिस डील को अमेरिका करना चाह रहा है उस डील को नहीं करेगा तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।